welcome to my YouTube channel Let's Decode Biology. In this video we are going to discuss about basics of Krebs cycle. Krebs cycle is a part of cellular respiration which we study under biochemistry as well as metabolism in plant physiology as well. So in case of Krebs cycle we have to start with the basic points, basic important facts. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्रेब्स साइकिल की लोकेशन क्या है. सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें क्रेब्स साइकिल होती कहाँ पे है. तो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें क्रेब्स साइकिल्स माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. और सिंस माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है तो प्रोकैरियोट्स में वो प्रेजेंट ही नहीं होता. तो प्रोकैरियोट्स में क्रेब्स साइकिल जो है वो साइटोजोल में होती है नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्रेब्स साइकिल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उन्हीं में पॉसिबल है, क्योंकि जो क्रेब्स साइकिल है उसमें जो एंजाइम्स चलते हैं यूज़ होते हैं उनके लिए एरोबिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो जो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू रिस्पायर करते हैं उन्हीं में क्रेब्स साइकिल होती है. अदरवाइज जो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं वहाँ उनमें ग्लाइकोलिसिस तक होता है, उसके बाद वो लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म में या फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन वाले स्टेप्स की तरफ चले जाते हैं. अब हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल जो है उसमें हमें एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है स्टार्टिंग करने के लिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए. वो पहले हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ से बनेगा. हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है वो पायरुवेट होता है. तो अब पायरुवेट से ही एसिटाइल कोएंजाइम में बनना है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंकर रिएक्शन. जो लिंकर रिएक्शन है उसको लिंकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करता है पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करके. और इसी स्टेप को हम इसी प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं. अभी हम इस लिंकर रिएक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. क्या होता है? पायरुवेट है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस 3 कार्बन कंपाउंड. लिंकर रिएक्शन के टाइम पे ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है. तो 3 कार्बन कंपाउंड को 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होने के लिए एक कार्बन को एलिमिनेट होना पड़ेगा. तो वो एक कार्बन जो है CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है. सिंस इस रिएक्शन में CO2 रिलीज आउट हो रही है इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन. नाउ हाउ ऑक्सीडेटिव, क्योंकि इस स्टेप में इस रिएक्शन में एक NAD पॉजिटिव जो है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे हमें एक NAD पॉजिटिव जो है उसका रिडक्शन हो रहा है NADH प्लस H पॉजिटिव में. तो यानी कि पायरुवेट जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, उसने हाइड्रोजन को रिलीज किया, हाइड्रोजन को NAD पॉजिटिव को गिव किया दिया, NAD पॉजिटिव को हाइड्रोजन दिए और वो NADH प्लस H पॉजिटिव में बन गया. तो यहाँ पे भी हमें एक ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन में हमें एक NADH प्लस H पॉजिटिव मिलता है एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से. तो इसमें जो हमें एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स लगता है उसको हम बोलते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पीडीएच पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. तो जो पीडीएच है उसको हम कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. इसमें मेनली 3 डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं. पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लस्टर ऑफ एंजाइम्स है और वो जो एंजाइम्स हैं वो मल्टीपल कॉपीज होते हैं 3 पर्टिकुलर एंजाइम्स की. मींस टोटल 3 डिफरेंट एंजाइम्स हैं, E1 E2 एंड E3 हम उनको लेबल कर देते हैं. और उन तीनों एंजाइम्स की बहुत सारी कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए हम इसको पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं. और इन एंजाइम्स के की हेल्प के लिए बहुत सारे कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो हम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल CSIR, नेट, गेट एक्सेट्रा. तो एंजाइम्स कौन से होते हैं?
हमने बोला 3 डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, E1, E2 एंड E3। E1 जो है उसको हम बोलते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस, E2 डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज एंड E3 जो है वो है डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेस। इन तीनों एंजाइम्स के कॉम्बिनेशन से पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स बनता है और ये तीनों एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। तो अब कोएंजाइम्स कौन से हैं इन तीनों एंजाइम्स के लिए? 5 कोएंजाइम्स लगते हैं, थायमीन पायरोफॉस्फेट, एफएडी, कोएंजाइम ए, एनएडी एंड लिपोइड। ये 5 कोएंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें से 4 जो हैं वो विटामिन से डिराइव होते हैं। तो 4 विटामिन जो हैं थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन और पेंटोथीनेट, ये 4 विटामिन हैं जिनसे ये को फैक्टर्स बोल सकते हैं, कोएंजाइम्स बोल सकते हैं, डिराइव्ड होते हैं। जैसे कि ये जो थायमीन है इसके अंदर हमारा विटामिन होता है थायमीन, थायमीन पायरोफॉस्फेट इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन थायमीन। एफएडी फ्लेवो एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसमें जो विटामिन यूज होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। और एनएडी में होता है नियसिन और कोएंजाइम ए में होता है पेंटोथीनेट और एक हो जाता है लिपोइड। ये सारे जो 5 कोएंजाइम्स हैं वो 4 विटामिन से डिराइव होते हैं, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथीनेट। कौन सा कोएंजाइम किस एंजाइम के साथ लिंक्ड है? जो थायमीन पायरोफॉस्फेट है वो E1 के साथ लिंक्ड है, E1 यानी पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। एफएडी जो है वो E3 के साथ लिंक्ड है, डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज। कोएंजाइम ए जो है और एनएडी है ये दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, इन दोनों का इंडिपेंडेंट रोल होता है, ये किसी एंजाइम के साथ लिंक नहीं रहते। और E2 को डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज को एक्ट करने के लिए लिपोइड नाम का कोएंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने पढ़ा पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के बारे में जिसमें टोटल 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इन तीनों एंजाइम्स को अपने कैटालिटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए 5 को फैक्टर्स या कोएंजाइम्स की ज़रूरत होती है जो कि विटामिन डिराइव्ड होते हैं। तो इस तरह से ये लिंकर रिएक्शन रहता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्रेब साइकिल की तरफ। ये तो लिंकर स्टेप था, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में हो रहा था लिंकर स्टेप। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए अब जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में एंटर करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स हैं? टोटल 8 स्टेप से मिलके बनती है ये साइकिल और इसमें हर एक स्टेप पे अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो 8 स्टेप्स के बारे में हम अब डिटेल में डील करते हैं। सबसे पहले हमें एक 4 कार्बन कंपाउंड की ज़रूरत होती है, ऑक्सैलो एसीटेट। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके साथ मिलके हमारा फर्स्ट कंपाउंड बनाता है जो कि क्रेब साइकिल का सबसे फर्स्ट कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड और सिट्रेट। ये हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट और 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम ए, इन दोनों ने मिलकर सिट्रेट बनाया जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इस रिएक्शन के टाइम पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और ये फर्स्ट स्टेप है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल का रोल है। इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज। नेक्स्ट आता है सेकेंड स्टेप, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेप भी रहता है तो हम इंटरमीडिएट शो करके फिर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एकोनिटेज एंजाइम का रोल होता है जो कि सिट्रेट को आइसोसिट्रेट यानी आइसोमराइजेशन में हेल्प करवाता है। तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं सिस एकोनिटेज।
सिस एकोनिटेज। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप जो होता है सिस एकोनिटेज से जब हम आइसोसिट्रेट बनाते हैं तब वापस से एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो जाता है। तो जो सिस एकोनिटेज है ये जस्ट एक इंटरमीडिएट स्टेप है जो कि आइसोमराइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जब हमें सिट्रेट से आइसोसिट्रेट करना है तो पोजीशन में चेंज आता है। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनाने के लिए हमें एक OH की पोजीशन में चेंज आता है, जिसकी वजह से बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम सिस एकोनिटेज बोलते हैं। और ये आइसोमराइजेशन करवाने के लिए जब सिट्रेट से सिस एकोनिटेज बन रहा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और बाद में वो ऐड हो जाता है, मतलब हमें OH की पोजीशन चेंज करवानी है, जिसके लिए ये सब हुआ। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को डिटेल में डील करेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इलेबोरेटिव वे में। अभी के लिए ये हमको फिर हम इसको एक ही स्टेप मानते हैं और इसको हम बोल देते हैं आइसोमराइजेशन। देन आइसोसिट्रेट से बनता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है और यहाँ पे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनाया है जो कि पहले 6 कार्बन था, अब 5 कार्बन है। तो हमें फिर से एक CO2 का रिमूवल करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुई और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बनता है। तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रही है और डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही है। तो हम यहाँ पे जो एंजाइम यूज करते हैं उसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। शॉर्ट में हम इसको डिहाइड्रोजिनेज ही लिखेंगे। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ भी NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बन रहा होगा वहाँ पे हमें यही एंजाइम डालना है डिहाइड्रोजिनेज। तो एंजाइम्स को याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जैसा काम हो रहा है ना उसी हिसाब से एंजाइम यूज़ होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है आइसोसिट्रेट से तो इसीलिए डिहाइड्रोजिनेशन, तो डिहाइड्रोजिनेज। और CO2 भी रिमूव हुआ है तो डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रही है इस स्टेप में, ये याद रखना है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। फर्स्ट था कंडेंसेशन, सेकेंड आइसोमराइजेशन, थर्ड डिहाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट है जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट से अब हमारा बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो फिर से एक और CO2 हमें यहाँ पे रिलीज आउट करनी है। वैसे भी जब हम रिस्पायर करते हैं, अगर हम इसको वैसे भी लिंक करें तो जब हम रिस्पायर करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो वो हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है एंड एटमॉस्फेयर के साथ, आउटर एनवायरनमेंट के साथ, कि हम एनवायरनमेंट से O2 ले रहे हैं और CO2 रिलीज आउट कर रहे हैं। बट एक्चुअली में सेल्यूलर लेवल पे रेस्पिरेशन कैसे होती है, कहाँ पे CO2 रिलीज होती है, वो हम ऐसे देख रहे हैं इन कंपाउंड्स के थ्रू, इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ये साइकिल्स के थ्रू। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में बना तो एक और CO2 मॉलिक्यूल रिलीज आउट हुआ तो फिर से डिकार्बोक्सिलेशन हुई है और यहाँ पे भी एक और NAD पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। फिर से डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस। तो जो सबस्ट्रेट है उसका ही नाम लगा के और आगे डिहाइड्रोजिनेस। एक और चीज़ यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि एक हमें कोएंजाइम A मॉलिक्यूल भी बाहर से डालना पड़ेगा।
हाई एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी सल्फर बॉन्ड के साथ ही लिंक्ड होता है। तो कोएंजाइम ASH हमने इसमें ऐड किया ताकि सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन जाए। कोएंजाइम A को हमें कहीं से तो डालना पड़ेगा ना, इसीलिए। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से नेक्स्ट बनता है सक्सिनेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक तो कोएंजाइम में बाहर आ रहा है, बाहर है ना, हम साइकिल से बाहर दिखाते हैं कन्वीनियंट के लिए, ताकि हमें याद भी रहे कि क्या हो रहा था। तो कोएंजाइम में मॉलिक्यूल बाहर आ गया, जो हमने यहाँ पे अंदर डाला था वापस निकल गया। एक मेजर इसके अंदर जो हमें याद रखना है वो ये है कि इस स्टेप में एक GDP का यूज़ करके एक GTP बनती है, और यहाँ पे हम इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉस्फोरस के लिए कोई बाहर से डोनर नहीं लिया, GDP थी उसी को GTP में कन्वर्ट किया है। तो इसके लिए हमें जो सबस्ट्रेट है उसके एक्सपेंस पे GTP बनी है, इसीलिए हम इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। जो सक्सिनाइल ग्रुप है और कोएंजाइम में है, उन दोनों के बीच में जो लिंकेज होती है वो बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी कोएंजाइम A के साथ सल्फर हाई एनर्जी बॉन्ड शो किया था। तो ये जो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है यही फॉस्फोराइलेशन को ड्राइव करता है GDP की। तो सबस्ट्रेट के एक्सपेंस पे फॉस्फोराइलेशन होती है, इसीलिए हम इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे GDP से एक GTP मॉलिक्यूल रिलीज आउट होता है, हमारी एनर्जी है ये, एनर्जी की फॉर्म, क्योंकि जो GTP है वो ATP के इक्विवेलेंट होता है। और इसमें जो इस स्टेप में एंजाइम लगता है उसको बोलते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम या सिंथेटेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज। जो GTP है वो ATP के इक्विवेलेंट होती है। तो इस स्टेप में हमें सक्सिनाइल कोएंजाइम में से जब सक्सिनेट बन रहा है, इस स्टेप के बारे में मेन पॉइंट्स क्या है कि एक तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, जिसमें सबस्ट्रेट के एक्सपेंस पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और हमें GTP मिल रहा है। नेक्स्ट इसमें एक कोएंजाइम में रिलीज हो रहा है और हमारा सक्सिनेट बन जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सक्सिनेट से बनेगा फ्यूमरेट। फ्यूमरेट बन रहा है, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक FAD से FADH2 बनता है। फ्यूमरेट से नेक्स्ट बनता है मैलेट, और मैलेट से अगेन बन जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनते हुए, सॉरी, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनते हुए FAD से FADH2 बन जाता है। और यहाँ पे भी क्योंकि डीहाइड्रोजनेशन तो हो रही है, NAD नहीं है पर FAD है, FADH2 रिलीज हो रहा है, तो दो हाइड्रोजन जो है सक्सिनेट में से रिमूव हो रहा है, तो डीहाइड्रोजनेशन हो रही है। तो यहाँ पे फिर से हम जो एंजाइम यूज करेंगे वो होगा डीहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे भी डीहाइड्रोजनेज हुआ। देन फ्यूमरेट से मैलेट, फ्यूमरेट से मैलेट जब बनता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हमें यहाँ करवाना है, और इसमें एंजाइम जो यूज होता है उसको बोलते हैं फ्यूमरेज। नेक्स्ट होता है मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट। यहाँ पे अगेन एक NAD पॉजिटिव जो है NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है।
तो अगेन इसको बोलेंगे मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन गया। तो हमने जहाँ से साइकिल बिगिन की थी हम वहीं पे पहुँच गए हैं। तो अगर हम अब इसमें देखें कि हमें क्या क्या मिला क्रेब्स साइकिल के थ्रू, हमें दो CO2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग की थी सिट्रेट से जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, और हमें अल्टीमेटली चाहिए होता है 4 कार्बन कंपाउंड, जहाँ से हम मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट हम स्क्रैप साइकिल में रहते हैं 4 कार्बन कंपाउंड पे। तो हमें दो जगह पे तो CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनता है, और जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनता है। तो दो जगह पे हमारा CO2 मॉलिक्यूल रिलीज आउट होते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन होती है। उसके अलावा हमें 3 जगह पे NADH प्लस H पॉजिटिव मिलते हैं। NADH प्लस H पॉजिटिव जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके हमें बाद में ATP मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि हमारी बायोलॉजिकल करेंसी है, हमें एनर्जी जिस फॉर्म में मिलती है बॉडी को। तो जो एक NADH प्लस H पॉजिटिव होता है वो 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। तो 3 जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही है। एक आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनते हुए ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि NADH प्लस H पॉजिटिव जब बनता है तो जो हमारा कंपाउंड होता है उसमें से 2 हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होता है। इसकी वजह से हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेप बोलते हैं। तो 3 जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही है, एक तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनते हुए, नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनते हुए, और एक बनती है जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा होता है। तो 3 जगह पे हमें NADH प्लस H पॉजिटिव मिलता है और ऑक्सीडेशन हो रही होती है। इसके अलावा भी एक और जगह पे ऑक्सीडेशन होती है, जब हमने सक्सीनेट से फ्यूमरेट बनाया और हमें जब FAD से FADH2 मिला, तब भी हमारा ये ऑक्सीडेशन स्टेप था। तो 4 जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है। उन्हीं 4 में से 2 जगह ऐसी होती है जहाँ ऑक्सीडेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही होती है। तो हमें फाइनली 2 CO2 मॉलिक्यूल्स, 3 NADH प्लस H पॉजिटिव, एक जगह पे FADH प्लस FADH2 सॉरी, और एक GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। क्रेब्स साइकिल से हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हमें काम आने होते हैं। टोटल 8 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट कंडेंसेशन, सेकंड आइसोमराइजेशन, देन यहाँ पे थर्ड ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, फोर्थ फिर से ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, हम इनको अच्छे से हाईलाइट करते हैं। फर्स्ट स्टेप कंडेंसेशन, सेकंड आइसोमराइजेशन, थर्ड ऑक्सीडेशन, डीहाइड्रोजनेशन, कार्बोक्सिलेशन, कुछ मर्जी कह सकते हैं। फोर्थ फिर से वही ऑक्सीडेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीहाइड्रोजनेशन। फिफ्थ यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। सिक्स्थ यहाँ फिर से ऑक्सीडेशन, डीहाइड्रोजनेशन। सेवन्थ जब फ्यूमरेट से मैलेट बना, एंड 8 स्टेप जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बन गया, अगेन ऑक्सीडेशन एंड डीहाइड्रोजनेशन। और एंजाइम्स को याद रखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेप है जो हमारा सिट्रेट बन रहा है वहाँ सिट्रेट सिंथेटेज, नेक्स्ट आइसोमराइजेशन के टाइम पे सिस एकोनिटेज बनता है और आइसोसिट्रेट, तो वहाँ पे एकोनिटेज, दोनों स्टेप्स में एकोनिटेज आता है। नेक्स्ट जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है वहाँ डीहाइड्रोजनेज, और सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बन रहा है तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज, जब फ्यूमरेट से मैलेट बन रहा है तो फ्यूमरेज। जस्ट यही एंजाइम्स हमें याद रखने हैं क्रेब साइकिल में। एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है क्रेब साइकिल के बारे में, क्योंकि हमें जो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा वो सिट्रेट मिलता है, या हम उसको सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हैं, इसीलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। और इसके अलावा इसका एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि जो
सिट्रेट है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स होते हैं, इसीलिए हम उसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। और इसकी डिस्कवरी क्रेब ने की थी, इसीलिए हम इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। तो क्रेब साइकिल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 8 एंजाइमेटिक स्टेप्स which ultimately give us 2 molecules of CO2, 3 molecules of NADH plus H positive and 1 molecule of FeDH2, 1 molecule of GTP। ये जो हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, और फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके NADH प्लस H पॉजिटिव से हमें 3 ATP मिलते हैं, एक NADH प्लस H पॉजिटिव से, और एक FeDH2 से हमें 2 ATP मिलते हैं, और एक GTP हमें यहाँ डायरेक्टली मिल गया जो कि ATP के इक्विवेलेंट रहती है। अभी हम एक बार जो भी हमने ग्लाइकोलिसिस, लिंकर रिएक्शन और क्रेब साइकिल से आउटकम्स निकले हैं, उनको हम एक बार समराइज कर लेते हैं। हमें ग्लाइकोलिसिस में कोई CO2 नहीं मिली थी। लिंकर रिएक्शन में हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोला था, तो वहाँ पे हमें एक CO2 मॉलिक्यूल मिला था, और क्रेब साइकिल में हमें 2 जगह पे CO2 मॉलिक्यूल्स मिले हैं। बट अगर हम देखें ग्लाइकोलिसिस जो है उसमें ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं, और हमने एक एक के रिस्पेक्ट में स्टडी किया है एक पायरुवेट का क्या फेट होगा। तो अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के हिसाब से चले तो हम इसको इंटू 2 कर देंगे और इसको भी इंटू 2 कर देंगे। तो लिंकर रिएक्शन से हमें 2 CO2 मिलेंगे अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट को लेंगे तो, और क्रेब साइकिल से 4 CO2। फाइनली हमें 6 CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज आउट होंगे। नेक्स्ट आता है, अगर अब हम ATP की कैलकुलेशन पे जाएं, इसमें क्या होता है, हमें ग्लाइकोलिसिस में नेट जब हम ग्लाइकोलिसिस देखते हैं तो वहाँ पे हमें 2 ATP डायरेक्ट बेसिस पे मिलते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्लस H पॉजिटिव मिलते हैं, जिससे हमें ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 ATP डायरेक्ट बेसिस पे और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं, सॉरी 6 मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि एक NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है, इसीलिए 2 NADH प्लस H पॉजिटिव से 6 ATP हमें मिलेंगे। तो इन टोटल हमें 8 ATP मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस से। नेक्स्ट आता है लिंकर स्टेप, जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है जिसको हम लिंकर स्टेप बोलते हैं। वहाँ पे हमें एक NADH प्लस H पॉजिटिव मिलता है, पर हम उसको इंटू 2 करेंगे क्योंकि वो हमने एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट के लिए स्टडी किया था, बट हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से देख रहे हैं कि कितनी ATP मिलती है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, तो 2 NADH प्लस H पॉजिटिव यहाँ पे, तो इन टोटल 6 ATP हमें यहाँ से मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वाया ETC। नेक्स्ट आता है फिर क्रेब साइकिल। यहाँ से हमें बहुत सारे ATP मिलते हैं, 3 तो हमें मिल रहे हैं डायरेक्ट NADH प्लस H पॉजिटिव, इसको इंटू 2 करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल्स तो NADH प्लस H पॉजिटिव के हो जाएंगे। सिंस एक NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो 3 ATPs देता है, इसीलिए जो 6 NADH प्लस H पॉजिटिव है वो हमें 18 ATPs मॉलिक्यूल देंगे। इसके अलावा हमें मिलता है एक FADH प्लस H पॉजिटिव एक क्रेब साइकिल से।
हमारी 2 क्रेब साइकिल रन होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए 2 पायरुवेट से 2 क्रेब साइकिल मिलती है, इसलिए 2 FADH2 मिलते हैं। एक FADH2 जो है वो 2 ATP के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए जो 2 FADH2 होंगे वो 2 ATP के लिए हम उनको इंटू 2 करेंगे तो हमें 4 ATPs मिल रहे हैं FADH2 के थ्रू क्रेब साइकिल से। ये सब वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट बेसिस पे हमें ATP दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके, उसके बिना हमें ये ATPs नहीं मिलेंगे। एक जगह पे हमें GTP मिलती है जो खुद ATP के इक्विवेलेंट है, तो एक ATP हमें यहाँ पे मिलती है। तो अगर हम इन सारे ATPs को देखें तो क्रेब साइकिल से यहाँ पे भी हमें इंटू 2 करना भूलना नहीं है। तो हमें सिर्फ क्रेब साइकिल से कितने ATPs मिल गए, 18 + 4 22 + 2 24 ATPs हमें ओनली क्रेब साइकिल से मिल रहे हैं। 6 ATPs हमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से मिल रहे थे, और 24 and 6 30 एंड 8 ATPs हमें ग्लाइकोलिसिस से मिल रहे हैं। तो इन टोटल इस तरह से हमारे एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 ATPs मिलते हैं, अगर हम अपनी कैलकुलेशन को इसके अकॉर्डिंग रखते हैं। पर कई जगहों पे ये माना जाता है कि जो NADH+H पॉजिटिव है वो 2.5 ATP के इक्विवेलेंट है, और FADH2 जो है वो 1.5 ATP के इक्विवेलेंट है। अगर हम उस तरह से देखेंगे तो हमें 34 ATP मिलेंगे। तो कभी कभी हम 32, 34, 36 ऐसा बोल देते हैं, क्योंकि ये भी मानते हैं कि जो साइटोजोल में NADH2 बन रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे NADH2 जो है वो साइटोजोल में बने थे, तो साइटोजोल से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हुए NADH2 से जहाँ 3 मिलने होते हैं वहाँ 3 की जगह 2 ATP मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह अलग अलग कंसेप्ट के बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे तो हमें अलग अलग ATP का काउंट आता है, बट इन जनरल जो सीधा कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ऐसे 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, डायरेक्ट 38 ATP। तो इसीलिए ये बहुत हाई एनर्जी गिविंग प्रोसेस होता है अगर एरोबिकली रिस्पायर कर रहे हैं। अगर एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं तो फिर ये क्रेब साइकिल एंड ऑल ये सब नहीं होता है, तो फिर वो ग्लाइकोलिसिस तक रहता है, पायरुवेट बन जाता है, और पायरुवेट से फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है, तो हमें वहाँ पे इतने ज़्यादा ATPs नहीं मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने टोटल डिस्कस किया क्रेब साइकिल के बारे में, कैसे कैसे क्रेब साइकिल के क्या क्या बेसिक्स रहते हैं, और क्रेब साइकिल को पूरा डिटेल में स्टडी किया, कौन से एंजाइम्स हमें इन्वॉल्व होते हैं क्रेब साइकिल में, कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, आउटकम्स क्या है क्रेब साइकिल के, एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं, और फिर हमें ATPs कैसे मिलते हैं, और टोटल कितने ATPs मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।